बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कराची की आवाम अपने घर के हुसूल के लिए हमेशा से ही तरसती हुई दिखाई दी है और इसी शहर में बहुत सारी स्कीम्स जो हैं उनको भी हमने देखा कि वो मुतारिफ करवाई गई, लेकिन काफ़ी हद तक आज भी सूरत हाल जूं की तूं ही दिखाई देती है। जब 80 गज के प्लॉट्स की बात होती है, 120 गज के और इससे फिर ज़्यादा, तो लोगों की ज़रूर ये ख्वाहिश होती है कि कम कीमत पर कम अज़ कम उनको अपनी छत मैसर आ जाए। लेकिन हुकूमत की जानिब से पेश करदा जो अभी तक की स्कीम्स हैं वो कितनी कारगर साबित हुई हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जैसे जैसे इलेक्शंस के दौर आते हैं या कैंपेनिंग करनी होती है हुकूमतों को या एक दूसरे पर बाजी ले जानी होती है, तो इस तरह की स्कीम जो है वो मुतारिफ करवा दी जाती हैं। मौजूदा हुकूमत जो है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, इसकी जानिब से 50 लाख घरों का वादा किया गया है पूरे मुल्क में। इससे पहले कि ये 50 लाख घर मुतारिफ बाकायदा तौर पर होते, जो कि किसी हद तक हो भी चुके हैं मुख्तलिफ, अगर बात करें इस्लामाबाद और दीगर मुल्का शहरों की जो कि उससे हैं, इस्लामाबाद से जुड़े हुए शहर, वहां पर किसी हद तक है भी, लेकिन पूरे मुल्क में अभी बहरहाल नहीं हुई है और कराची में बिलखुसूस नहीं हुई है। लेकिन सिंध हुकूमत ने जरा एक कदम आगे बढ़कर मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जेर इंतजाम एक मरतबा फिर TSA टाउन में अपना घर आपको बनाने की पेशकश कर दी है। ये पेशकश कितनी दिलकश है और कितनी मयारी है और कितनी बेहतर है, इस पर बात करना बहुत जरूरी था। इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं जिन्होंने आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है और यकीनन हम उनसे जरूर जानेंगे कि इस तरह की स्कीम जब आती है तो इससे बराह रास्त अवाम को क्या फायदा पहुंचता है। तारीख में यह जरूर याद रखिएगा कि TSA टाउन की स्कीम बहरहाल मुतनाज़ स्कीम्स में से रही है। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फ़हीम ज़मान खान, साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची। सर, आपको वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। अयूब फजलानी, डायरेक्टर लैंड मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, सर आपका बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जरा खुलकर बात करेंगे कि तमाम तर मामला जो इस वक्त फॉर्म मौजूद हैं बैंक्स के पास, वो किस तरह आवाम वसूल कर सकती है, किस तरह जमा करवा सकती है और फिर हिस्ट्री क्या रही है मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि मुकम्मल तौर पर अब जरा गुफ्तगू का आगाज़ कर देते हैं कि जो नई रिहायशी स्कीम मुतारिफ करवाई जा रही है मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से, ये कितनी बेहतर है आवाम के लिए। अयूब फजलानी साहब, जरा आपसे एक गुफ्तगू का आगाज़ किए देते हैं। जरा पहले हमें तो ये बताइए कि किस नौयत की स्कीम है और कौन लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह से हो सकती है। ये सिंध गवर्नमेंट की एक सस्ती रिहायशी स्कीम है, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के तकरीबन 30,000 प्लॉटों की बैल्टिंग करने हम जाएंगे, जिसमें 80 गज के प्लॉट है, ठीक है, जिसकी कीमत सिर्फ 40,000 रुपये, ठीक है। 120 गज का प्लॉट, इसकी कीमत 1,20,000 रुपये जी। 240 गज का प्लॉट जिसकी कीमत 5,28,000 रुपये और 400 गज का प्लॉट जिसकी कीमत 12 लाख रुपये, अलावा तरक्याती अखराजात, अच्छा, और यूटिलिटी वो उसके अलग है। yes, वो अलग है, ये भी है, प्लॉट की कीमत ये है, प्लॉट की कीमत है, ठीक है। और ये आसान इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, अच्छा, 36 मंथ में, अच्छा जी। और कैसे ये हासिल किए जा सकते हैं, प्लॉट्स का तरीक़ेकार क्या है, क्या कोई आपने कैंपेन शुरू की है, किसी तरह से अवाम, किस तरह अवाम को पता चले? अवाम में अवेयरनेस पैदा करने के लिए अखबारात के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए हम पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो इसमें भरपूर पार्टिसिपेशन है लोगों का और अब तक तकरीबन 3 लाख के करीब फॉर्म सेल हो चुके हैं। जी हाँ, सेल हो चुके हैं। अच्छा, तो लोगों का तो एतमाद है इस, अच्छा, ये आप खुद ही इस तरफ ले आए बात को, एतमाद वाली बात। कितनी माजी में कितनी और स्कीम जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़रिए इंतजाम मुतारिफ करवाई गई जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स रहे आपके? मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक ही स्कीम मुतारिफ कराई गई जिसका नाम है न्यू मलीर हाउसिंग स्कीम MD1, ठीक है। स्कीम 25 शाह लतीफ़ टाउन KDA से ट्रांसफर हुई और स्कीम 45 ये वाली भी जो इस वक्त आप लॉन्च कर रहे हैं, ये भी KDA से ट्रांसफर हुई, ठीक है, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को। अच्छा, तो KDA से जो पहले आपको मिली थी स्कीम, उसमें क्या सक्सेस रही आपकी? वो माशाल्लाह तकरीबन 90% कॉलोनाइज हो गई है, अच्छा, अल्लाह के फजलो करम से। और जो प्लॉट्स हमने वहाँ पर
3,000 रुपये में दिया था 60 गज का प्लॉट, 4,500 रुपये में दिया था 80 गज का प्लॉट, और 6 लाख रुपए में दिया था 120 गज का प्लॉट। ठीक है। तो आज वहाँ जो कीमत है प्लॉटों की वो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, जमीन की कीमत तो बढ़ गई है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि वो जाहिर है जो इंसान इस तरह से खरीदता है, फॉर्म्स लेता है या दीगर और जो स्कीम्स होती हैं उसमें आता है, तो वो चाहता है कि वो अपनी रिहाइश का भी बंदोबस्त कर सके वहां पर। तो क्या वो जो रिहाइश की बुनियादी जरूरियात हैं वो वहाँ मौजूद हैं? शाह लतीफ़ तो हमने जो लोग बसते चले जाते हैं तो बुनियादी कितने लोग बसे में? सर मैं ये पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने जो अभी तक देखी हैं चीजें, जो हमारे पास वीडियोस हैं, उसमें तो हम नहीं देख रहे, वो तो बिल्कुल चटियल मैदान ही दिखाई दे रहा है। नहीं, अब जिस तरह सिर्फ एक दरवाजा है जो स्कीम 45 के अंदर जाने का है, उसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं है। शॉर्ट्स हैं वो भी चलाए जाते हैं। 45 में अभी बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं, लेकिन उनके सराउंडिंग्स में जिस तरह लर्व है, लियारी सेटलमेंट्स प्रोजेक्ट्स, इसमें भी हमारा उनके साथ ज्वाइंट वेंचर हुआ कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ सेक्टर्स जो है लर्व को दिए, जो कि माशाल्लाह आबाद हो गए। वहाँ लोग रह रहे हैं और बुनियादी सहूलियात भी दस्तयाब हैं। पानी, बिजली, गैस। और आप कह रहे हैं शाह लतीफ में भी है? शाह लतीफ टाउन भी कॉलोनाइज हो रहा है। ओके, चले इस पर मजीद भी बात कर लेते हैं। फहीम साहब, क्योंकि आप साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे हैं, इस नौयत से आप कराची की नब्ज को अच्छी तरह जानते भी हैं, जरा ये तो हमें आगाह करें कि इस शहर के लोगों को कितनी बार सस्ती स्कीम मुतारिफ करवाई गई? देखिए, बेचारी सस्ती स्कीम या इंक्रीमेंटल हाउसिंग, देखिए किसी भी रियासत या सरकार की जिम्मेदारी होती है लोगों को मकान, घर प्रोवाइड करना, रोज़गार, सेहत। तो ये सरकार की कोई कारनामा नहीं है। ठीक है ना। आपने 3 लाख अगर आपने फॉर्म बेच दिए, 1,000 रुपए का एक फॉर्म बेचा, तो तकरीबन 30 करोड़ रुपए की एमडीए को तो सीधी कमाई ये हो गई। अच्छा, दूसरी तरफ जब एमडीए जो जैसे बहरिया टाउन में एमडीए ने ज़मीन दी तो 11,61,000 रुपए एकड़ जो थी डेवलपमेंट चार्जेस थे, वो एमडीए ने नहीं लिए। वो अरबों रुपए में बनते थे, ठीक है ना। और वो आपने ये कह के छोड़ दिया कि जी वो जो डेवलपर है वो अंदर की रोडें और ये वो हमारी हैं तो वो डेवलप करेगा, हमारी कॉस्ट पे वो डेवलप करेगा, ठीक है ना। अजम्पशन पे कर लिया पूरा। अजम्पशन पे क्या, मतलब बहरिया टाउन तो बिल्कुल मतलब घर की बात है ना, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और उसकी। तो वो भी ज़मीन सारी की सारी इसी काम के लिए दी गई थी, इंक्रीमेंटल हाउसिंग के लिए। इस वक्त सुपर हाईवे के नज़दीक 120 गज का जो प्लॉट है जो इस वक्त, और ये सब स्पेकुलेशन है, ये जिसको आप उर्दू में कहते हैं ना सट्टा, ये वो है। तकरीबन 24 से 36 लाख रुपए का 120 गज का प्लॉट है। तो अब बेचारे लोग क्या करेंगे जब आप उनको ऐसे सब्ज बाग दिखाएंगे। अब 80 गज का प्लॉट जो है, जो मैं देख रहा हूँ, वैसे साहब ने तो कहा कि ये 40,000 में 80,000 रुपये कॉस्ट ऑफ लैंड है, 9,000 रुपये बुकिंग फ़ी है, 1,000 रुपये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है, 10,000 रुपये एप्लीकेशन अमाउंट है, ये तकरीबन हो गया 1 लाख रुपये। तो ये एक कान इतने उल्टा पकड़े, लेकिन इस तरह से पैसा लिया जा रहा है। मगर आप लोग इतने लोगों से, लोग पागलों की तरह भागेंगे। वो इसलिए नहीं भागेंगे, उन्होंने कल जाके वहां घर बनाना है, घर भी कुछ को बनाना होगा, इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट असूलन लोगों को घर मिलने चाहिए और पब्लिक का जो पैसा जो इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए वो जाना चाहिए इंडस्ट्री में, उन चीज़ों में जिनके अंदर रोजगार जनरेट होता है। तो एक तरफ सरकार ऐसी कोई चीज़, कोई स्कीम, किसी चीज़ पे उसकी तवज्जो नहीं है। दूसरी तरफ ये कि ये स्कीमें, आपने कहा पहले कितनी स्कीम्स हुई, और तो छोड़िए, मैं रोजगार की बात कर रहा था। जो स्मॉल एनर्जी का, जो स्मॉल इंडस्ट्री का जो ये लांडी में जो बनाए गए थे, आईबीएस से उनकी बैलेटिंग कराई गई। मैं बात कर रहा हूँ आज से 25 साल पहले, वो सारे के सारे लैंड डेवलपर्स और खुद सरकार और लैंड माफिया वो खा गए। लोगों ने पैसे दिए, सब कुछ दिए। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि इन बेचारों को जो आज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको वाकई में कुछ मिल जाए। मैं बल्कि एक चीज़ जो जानना चाहूँगा कि आप ये तो कर रहे हैं, क्या आपने वहाँ कोई रोड डेवलपमेंट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोई चीज़ की है, या सिर्फ और सिर्फ अभी आपने जो है ना बेचने का काम शुरू हो गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या वहाँ क्या डेवलपमेंट? मेन रोड बनाए गए हैं, वहाँ पर पानी की लाइनें डाली गई हैं,
क्या प्लॉट्स आपने डिमार्केट किए हैं रोडों के साथ? प्लॉट अभी डिमार्केट नहीं किए, वो काम नहीं है, इंटरनल डेवलपमेंट अभी जारी है। और उसमें कितना वक्त दरकार होगा आपको ये सब करने में? अब देखिए, बात दरअसल ये है कि फहीम साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो जेन्युइन अलॉटी है, जिसको मकान बनाना है जी, वो तो जाहिर है कि मतवस्त तबके का है, वो बेचारा बड़ी मुश्किलों से 10,000 रुपये भी कोशिश करके जमा कराएगा और इस उम्मीद पे कि मेरा नाम निकल आया तो मैं इंस्टॉलमेंट्स पे करूँगा। लेकिन इसको लोगों ने अब बिज़नेस बना लिया। गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करती है आवाम को, ना कि वो बिज़नेस करती है। अब यहाँ बिजनेसमैन ने जो है रियल इस्टेट्स के कारोबार को इस हद तक आगे बढ़ा दिया है कि वो एक एक कारोबारी इंसान 500 एक हजार प्लॉट्स की एप्लीकेशन डाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये तो आप, मैं असल में बिलखुसूस इस स्कीम की बात कर रही हूँ। क्या क्योंकि एमजे की जब मैंने वेबसाइट देखी और वहां से जो हमने फॉर्म डाउनलोड किया तो हमें ये आगाह किया गया कि ये फॉर्म जो है सबमिट नहीं हो सकता बैंक में, तो आपने अभी तक उसको भी अपडेट नहीं किया हुआ? नहीं, फॉर्म तो अपडेट हुआ है। नहीं, जो डाउनलोड किया जा रहा है इंटरनेट से, जो आवाम, जाहिर है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डाउनलोड करके वहां पहुंचाना चाह रहे हैं बैंक तक, तो वो कहा जा रहा है कि वो वसूल नहीं करेगी बैंक। ऐसी कोई कंप्लेन मुझे रिसीव नहीं हुई अब तक। अच्छा, ये आपको रिसीव, अच्छा, ये बहरहाल आ रही थी कंप्लेन, तो मैंने कहा मैं आपको आपके गोशगुजार कर दूं। हसन बख्शी चेयरमैन आबाद हैं, वो भी टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हसन लाइन पे रहेगा, जरा मैं कंटिन्यू कर लूं अयूब साहब के साथ। अयूब साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि जो अभी बात कर रहे थे फहीम सर कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो वो बेसिक चीज होती है। इतनी दूर दराज जब कोई एक 80 गज का भी अगर प्लॉट लेता है फॉर सेक, तो उसको आप क्या चीजें वहां पर मुहैया कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, बात वही होती है तो जिस तरह हम ये इजी इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं, पब्लिक को देते हैं जी। अब जब एक कोई बिजनेसमैन है या इस कारोबार से मुंसलिक लोग हैं, वो 1000 फाइलें खरीद लेते हैं या बुक करा लेते हैं। अब पेमेंट्स वो वक्त पे नहीं करते, इंस्टॉलमेंट्स वक्त पे पेमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से डेवलपमेंट का काम जो है वो मुतासिर होता है। तो आप इस बात को कैसे इंतजार करते हैं कि कीमतें बढ़ेंगी, हम इससे पैसा बनाएंगे, तो फिर बात तो वही आपसे पूछना, फिर इसमें सवाल ज़िम्नी ये निकलता है, ऑलरेडी आप 30 करोड़ पे तो बकौल आपके अपने 3 लाख प्लॉट एप्लीकेशन आपने ले ली, हर एक के साथ 1000 रुपए तो आपको मिले, 30 करोड़ रुपए तो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। इतनी बड़ी स्कीम तो देखें ना, अगर 9000 एकड़ की जमीन है तो आपको लग रहा है डेवलपमेंट नहीं हो सकती? क्या नहीं हो सकती? 30 करोड़ में मतलब डेवलपमेंट नहीं हो सकती इस दौर में। इन्फ्लेशन रेट आप देखिए कि टॉप 2005 में क्या रेट था मटेरियल का, और अयूब साहब एक क्वेश्चन और भी है, फहीम साहब भी मेरा ख्याल है इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। सर, हम जब रिसोर्सेज की बात करते हैं विद इन द सिटी और स्पेशली इन कराची, तो हम अभी चेयरमैन आबाद हमारे साथ लाइन पर है, हम उन्हीं को कह रहे होते हैं कि भाई इस शहर में पानी नहीं है, इस शहर में ये मसले हैं, आप नई आबादियां खड़ी करके कैसे उन तक पानी और ये दीगर चीजें हैं, गैस है, बिजली है, ये पहुंचाएंगे? आप समझते हैं ये स्कीम इससे मुस्तस्ना होंगी और इनमें ये चीजें मौजूद होंगी? नहीं, बिल्कुल भी मुस्तस्ना नहीं होंगी। कहां से मुस्तस्ना होंगी? मतलब ये तो रियल टाइम प्रॉब्लम्स है ना। मेरे और आपके घर को कराची शहर में पानी नहीं मिल रहा, अब बिल्कुल एक नई जगह K4 तो जब होगी सो होगी। K4 के लिए आज तक इरसा ने या इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, सिंध ने कमिट नहीं किया है कि 260 मिलियन गैलन जो पानी जिसकी पाइपलाइनें जोर शोर से पड़ रही हैं, जिसके सब कुछ हो रहा है। देखिए मसला क्या है, अयूब साहब जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं एक सरकार के इदारे को। देखिए सरकार के पास पैसों की तो कमी नहीं है, अगर ये तो बिल्डर करता है कि उसने पहले एप्लीकेशन ली, फिर उसने उसके बाद दाना डाला, फिर उसने पहली किस्त ली, फिर उसने दाना डाला, ये तो बिल्डर करता है। आप तो रियासत हो यार, आप रिप्रेजेंट करते हैं। 1986 में केडीए ने स्कीम लॉन्च की, 2005 में आपको ट्रांसफर हुई, अब 2019 में यानी 14 साल बाद आपने 30 करोड़ रुपए ले लिए, और 20 साल बाद आप आगे क्या करोगे? ये जो आवाम देखें, बेचारा आम आदमी जो है वो तो नहीं समझता, मगर मुझे जैसा आदमी या सनत तो कभी आपका फॉर्म नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो पैसे फंसाने वाली बात है। पैसे फंसाने वाली बात है। अच्छा, लेकिन अयूब साहब आपसे ओपिनियन लेंगे। ये जस्टिफिकेशन ले लीजिए कि 2005 से तो आपके पास है। आप अच्छा चले फहीम साहब की बात का जवाब देते हैं। 2019 14 साल 2005 से आपको मालूम है
कि 2013 तक जो हालात रहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। सर आप लोगों को अच्छा लगता है ना, वो आप अपने साथ एसोसिएट कर लेते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की अगर आप बात करते हैं तो उसमें भी रियासत के पास ये चीज मौजूद थी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सकता है। जहां तक असल सवाल उनका ये है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें अभी 15-14 साल में आपने क्या किया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों ने जब वक्त पे अदायगियां नहीं की तो डेवलपमेंट भी वक्त पे नहीं हो सकी। जब डेवलपमेंट वक्त पे नहीं हो सकी तो जाहिर है कि हर तो सर आप इन फॉर्म्स में भी तो आगे पीछे करते हैं ना, अपने अपने लोगों को दे देते हैं जिनके पास 25-30 प्लॉट्स भी निकल आते हैं, फिर वो अपनी मर्जी से पर्चियां बेचते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। नादरा के तहत हमारी जो बैलेटिंग होती है वो बिल्कुल इम्पार्शियल होती हैं। नादरा से हम बैलेटिंग कराते हैं, बाकायदा उसका डेटा बेस बनता है, इसमें किसी किस्म की कोई किसी के साथ कोई हेराफेरी नहीं। ओके, बड़ा शफाफ तरीकेकार है आपका। मैं मजीद इस शफाफ तरीकेकार पे, क्योंकि मैंने ये सारी रिसर्च निकाली है जो लैंड से रिलेटेड है, तो उस पर कुछ ना कुछ तो आपसे सवाल करेंगे। हसन ये बताइएगा, हसन बख्शी साहब, कि आप लोग एक जानिब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और आपका ये कहना है कि आप आवाम को छत देना चाहते हैं, उसके अपने घर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करना चाहते हैं, लेकिन जो नई स्कीम सरकार की जानिब से मुतारिफ करवाई जा रही है, आप समझते हैं कि इससे आपको बराह रास्त कोई नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, तो एनडीए ने पहली स्कीम लॉन्च की 2005 में। जी सर। और सिर्फ एनडीए ने नहीं बल्कि एनडीए ने भी की और दिल्ली में कोशिश करेगी आम आदमी से, हम पॉपुलेशन जिसमें गरीब लोगों के पैसे हैं, विधवाओं के पैसे हैं, मतलब उस तबके के पैसे हैं जिनके लिए घर एक ख्वाब होता है, पर आज तक उन लोगों को वो प्लॉट डिलीवर नहीं हुए। मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये वो डिलीवरी नहीं दे लोगों को, इनको मजीद स्कीम अनाउंस करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बात ये है कि देखिए, बल्कि इसमें मैं एक कदम आगे जाकर ये भी कहूँ, ये जो अभी अलॉटमेंट बैलेटिंग की बात हो रही थी जी, क्योंकि हमारा कारोबार ये है, हमारा सर्कल लोगों से मिलना उठना बैठना है, तो यहाँ पर भी मतलब 100-100 500-500 फाइलें बगैर बैलेटिंग के मतलब या किसी तरीके से एलोकेट की जा रही है। मैं बिल्कुल इसमें समझता हूँ कि अगर पहले स्कीम जब तक इंतजार करना चाहिए जब तक पुराने डिलीवर नहीं करें। अच्छा, लेकिन अगर करना ही है तो बिल्कुल शफाफ बैलेटिंग होनी चाहिए कि किसी भी कैपिटलिस्ट सरमायादार को 500 फाइलें मिलनी चाहिए, इंडिविजुअल आदमी को मिलनी चाहिए, इंडिविजुअल खातून को मिलनी चाहिए जिसको घर, जमीन, छत जिसकी जरूरत है, और जिसके पास रिकॉर्ड में नादरा में कोई फ्रॉड कोई चीज नहीं है, कोई दुकान है, कोई प्रॉपर्टी नहीं। इस वाले पैरामीटर्स पर तो मौजूदा हुकूमत काम कर रही है और उनके जो 50 लाख घरों की स्कीम है वो इसी इन्हीं पैरामीटर्स पर आएगी। एक ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है, मैं ब्रेक ले रही हूँ हसन साहब, फिर आके कंटिन्यू करेंगे आप ही से बात को और जरा ये जानेंगे कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, मेरा बार बार सवाल अय्यूब फजलानी साहब से यही होगा कि मुझे सिर्फ ये वो कारकर्दगी बताई जाए जो अभी तक जो स्कीम्स मुतारिफ करवाई गई है, चाहे वो 10 साल पहले हो या 15 साल पहले हो, उसमें इनको किस हद तक इन्होंने वहां पर काम किया है। क्योंकि जो हमारी इत्तलात हैं, मैंने आज बहुत सारी चीजें, इसका फॉलोअप प्रोग्राम भी मुझे करना है, लेकिन बहुत सारी शिकायत ये है कि वहां पर सिर्फ चटियल जमीन है और इसके अलावा कुछ नहीं है, वहां इंसान नहीं रह सकता, जानवर भी नहीं रह सकता क्योंकि वहां पानी तक मैसर नहीं है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि जरा जवाब ले लेते हैं अय्यूब फजलानी साहब से कि फजलानी साहब जरा आगाह करें कि आपने वाकई कुछ काम, जैसे अभी कुछ चीजें मैं देख रही हूँ, आपका जो सेक्टर 72 और 73 है वहां आप ये कह रहे हैं मलीर डेवलपमेंट का कि वहां तामीरात हो रही हैं, लेकिन वो जो बुनियादी चीजें होती हैं तामीरात के लिए, जो कोई शख्स वहां रिहाइश अख्तियार करना चाहे तो वो मैसर हैं या नहीं? इस वक्त जाहिर है कि हमने तो ये तक कहा है कि जिनको पानी की ज़रूरत है उन्हें हम पानी पहुंचा सकते हैं कंस्ट्रक्शंस के लिए। और जहां तक इलेक्ट्रिसिटी की बात है तो जिस तरीके से मैं बताऊं आपको कि कुछ औरंगी टाउन वगैरह जो आबाद हुए, लोग आगे आएंगे तो ज़ाहिर इदारा भी उनके साथ ताउन करेगा। ठीक है, तो जो लोग तैयार हैं डेवलपमेंट करने के लिए, इदारा उन्हें तमाम बुनियादी सहूलत
पहुंचाने के लिए तैयार है। मास ज़ाहिर है के पोजीशन में नहीं तो छोटी पोजीशन में। अच्छा, कि जिस तरह हम वाटर टैंकर के जरिए पानी का अरेंजमेंट करते हैं। सर पूरा शहरी वाटर टैंकर पे चल रहा है, आप भी वहाँ पे वाटर टैंकर की बात कर रहे हैं। जब तक के उसके इस्तेमाल वाले लोग नहीं आएंगे, कंज्यूमर नहीं आएगा, तो उस वक्त तक तो ज़ाहिर है बात करी मुश्किल हो जाती है। मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बस लेके अगर कोई ले ले तो बस भूल जाए। जब बात नहीं है, बात दरअसल ये है कि कुछ लोग जो है ना, जो वीरान इलाका है सिर्फ वही दिखाते हैं तहसील टाउन का, जो आबाद इलाका है वो नहीं दिखाते। तो मैं आपसे तहसील टाउन में 97 सेक्टर्स हैं। वो सेक्टर ही दिखाए जाते हैं जो गैर आबाद हैं। अच्छा। आप वो सेक्टर्स भी तो दिखाए ना जो आबाद हैं। 2-3 नाम बता देना कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ पार्क वाले रोड पे आप जाइए, आपको आबादी आबादी नजर आएगी। अच्छा। आप अल्लामा इकबाल रोड पे जाइए, आपको आबादी आबादी नजर आएगी। आप गुलशन मेमार, ये भी स्कीम 45 का हिस्सा है, आपको आबादी आबादी नजर आएगी। अब जो लोग मतलब पोजीशन लेने नहीं आ रहे हैं अपने मैंने जिस तरीके से बताया कि इन्वेस्टर्स ने हजारों फाइलें की है, इन्वेस्ट किया है, और वो इंतजार कर रहा है कि कब ये दाम बढ़े और कब मैं अपना मुनाफा यहाँ से हासिल करूं। लेकिन बराह रास्त मुनाफा इस वक्त तो सरकार के पास पहुंच रहा है, जिससे जैसे अभी हम बात कर रहे थे। फहीम साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल हमें अयूब फजलानी साहब बता रहे हैं, इसके बाद जो सस्ती स्कीम की जो एक ख्वाब है उससे लोग फायदा हासिल कर पा रहे हैं या कर पाएंगे? इनफैक्ट उनको फायदा हासिल कर पाना चाहिए है, ठीक है। अब कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये तो अवाम उन्नास के लिए अपने तय करने की जरूरत है। मारूजी हालात तो दिखाई नहीं दे रहे ना, हमारे तो सामने नहीं है। देखिए 9000 एकड़ अयूब साहब फरमा रहे हैं कि ये जो जिस 30,000 घर हैं ये 9000 एकड़ के ऊपर हैं। ये पूरी से पहले 68,000 वो कंप्लीट उसकी बाउंड्री पूरी इसकी। तो ये 30,000 एकड़, ये 30,000 जो घर हैं, ये मैं बैठ के भी ये कैलकुलेट कर रहा था कि अगर ये हम कुछ भी लगाएं तो ये कम से कम 100 अरब रुपए का कारोबार है जो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी करने जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप कराची से यानी कराची वालों से 100 अरब रुपए साइफन करोगे। कराची के अंदर तकरीबन 80,000 से लाख घरों की हर साल जरूरत है। वो पैसा जो आप, अगर आपने ये 30,000 प्लॉट डेवलप करने में उनको पानी, सड़क, बिजली, गैस देने में 10 साल लगा दिए, तो 10 साल के अंदर जो लोगों को इस पैसे के एवज जो हाउसिंग मिलनी चाहिए थी वो तो नहीं मिलेगी। ठीक है ना। आज तो एक मतलब ठीक है, ये साहब फरमा रहे हैं कि स्कीम 45 के मेंबर और वो हैं, वो सेक्टर्स हैं जो कि वो उसमें, मगर ये जो 30,000 प्लॉट हैं इनके ऊपर जो आप 100 अरब रुपए सकअप करोगे, साइफन करोगे, लोगों के निकालोगे, वो पैसा कराची में उन जगहों के ऊपर उस कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए ताकि लोगों को रेडीमेड मकान मिल सके, अपार्टमेंट मिल सके, क्योंकि कराची में बहुत शदीद शॉर्टेज है उसकी। ये बात बिल्कुल सही है। आप ये करोगे 3 साल के अंदर आप 100 अरब रुपए से ज्यादा कराची वालों से ऐंठ लोगे। जगह डेवलप नहीं होगी, इसका तो ये मकसद है ना कि इसके भाव तो बढ़ते रहेंगे, पैसा तो बढ़ता रहेगा, लगी सट्टा हो रहा है ना। खुद अयूब साहब करेंगे 50 और 100 और 500 और 1000 फाइलें एक इन्वेस्टर ले रहा है। अयूब सर ये भी है ना कि हसन बख्शी भी आपसे यही सवाल करें कि आप अपने कोई लेबल किस्म के प्रोजेक्ट्स बताएं ताकि लोगों को पता हो। मैं हसन बख्शी साहब की बात को बिल्कुल मानता हूं और सपोर्ट करता हूं कि नादरा का ये सिस्टम होना चाहिए कि एक शहरी को एक ही प्लॉट मिलना चाहिए, एक ही मकान उसका होना चाहिए। ये जो मतलब सैकड़ों की तादाद में एक एक आदमी खुद भी और उसके पूरे खानदान के लिए भी करते हैं, तो इसका वाकई कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। मगर वो मैकेनिज्म तो आप बनाओगे ना, सरकार आप हो, कोई बाहर से तो नहीं आएगा बनाने के लिए। जाहिर है हम ही ने बनाना है, आपको आपके पास भी एक अथॉरिटी है और उसके ऊपर भी एमडी है। बिल्कुल तो हमारा यही प्रपोजल है कि एक आदमी को, हम बाकायदा लिखते हैं कि भाई एक अलॉटी को एक ही प्लॉट मिलेगा, मगर और उसको मिलेगा। इसमें भी किया सर, हमने लिखा है
कि अगर किसी और स्कीम में उसका प्लॉट आया तो हम वो प्लॉट उसका कैंसिल। इसका मकसद है जो मौजूदा हुकूमत की स्कीम आने वाली है 50 लाख घरों की, जिसके लिए बहुत ज्यादा शद्दोमत से काम भी हो रहा है, अगर उस स्कीम के लिए दोबारा किसी ने अप्लाई किया तो आप ये वाला जिसका निकल आया अगर बैलेट के जरिए तो आप कैंसिल कर देंगे उसका प्लॉट? नहीं, हम नहीं कर देना चाहिए, पूछ रही हूँ ना क्या तरीकेकार होगा, अलाउ नहीं करेंगे ना। वहाँ के मतलब ये है कि जो नई स्कीम आ रही है उसमें उनको एंटरटेन ही ना किया जाए। मगर अयूब साहब जो फरमा रहे हैं, जो इन्होंने खुद कहा, इन्वेस्टर्स ने 500 और 1000 प्लॉट्स जो हैं वो ले लेते हैं, दबा लेते हैं। वो कैसे करते हैं? आपका आईडी कार्ड लिया, मेरा लिया, इनका लिया। अच्छा, वो लाजमत है वो बिल्डर अपने नाम पर नहीं लेता, वो उसने ले लिया। अब वो जो प्लॉट जिस उसको आप 1.5 लाख रुपए में, ये 1.5 लाख उसे 36 महीने में देना है 120 गज का, लिटरली इस वक्त मार्केट की जो प्राइस है वो 24 से 36 लाख रुपए है। उससे अगर उसको 24 से मैं कहता हूं 20 लाख है, 15 लाख है, अब 1.5 लाख के अंदर 10 गुना 20 गुना उसको फायदा मिल रहा है, तो सारी दुनिया के घपलेबाजियां होंगी। उसको रोकना वो कौन? देखिए, लेकिन ये आपकी बात सुन के मुझे हंसी क्यों आ रही है? देखिए ये घपले हो रहे हैं, ये सब बड़े शफाफ घपले हैं, ये ऐसे नहीं है कि जो नजर नहीं आ रहे, लेकिन इसके बावजूद अंधाधुन लोग कतारों में लगे हुए हैं और वो ट्रस्ट कर रहे हैं सरकार की। फाइलें बिकती हैं, देखिए फाइलें बिकती हैं, ये सारे के सारे। देखिए जो लोग घपलेबाजी करते हैं वो कभी नुकसान में नहीं रहते। एक आम आदमी, मासूम आदमी, वो मारा जाता है। जो जेन्युइन बायर है ना, जो जिसके पास घर नहीं है, या जो ये सोचता है कि यार मुझे 1.5 लाख रुपए में 120 का मिल जाएगा और इसके बाद मैं 15 में 20 में ये बेच लूंगा, ये मैं फाइल 8 में बेच लूंगा, ठीक है ना, वो मारा जाता है। जैसे मैंने आपको 94, 96 की या बल्कि 92 की जो स्मॉल इंडस्ट्रीज की लांडी की वो है, मतलब 1-2 थोड़ी है, मैं आपको बता, वो स्कीम्स एबेंडेंट पड़ी हैं, वो डेवलप नहीं होती है। अच्छा, उसमें मतलब कौन चीट कर रहा है, कौन धोखा दे रहा है लोगों को? रियासत दे रही है या हुकूमत दे रही है? पाकिस्तान दे रहा है अपने लोगों को धोखा, ठीक है ना। और वो बेचारा पाकिस्तान तो नहीं कह रहा ना, आईने पाकिस्तान तो नहीं कह रहा, वो मेरी और अयूब साहब की और इनके उसकी जिम्मेदारी है कि हम वो धोखाबाजी नहीं होने दें। लेकिन सर ये होने देना ना होने देने की कहानी अलग है, हो रहा है, ये एक क्लियर पिक्चर है, ऐसा हो रहा है हमारे सामने। और हसन, मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर न्यू प्रोजेक्ट्स इफ दीस काइंड ऑफ द स्कीम्स विल कम आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट एरियाज, तो आपकी वो प्रोजेक्ट्स जिस पर आप काम कर रहे हैं, फोर्सी कर रहे हैं, अपने आबाद करना चाहते हैं लोगों को, आप समझते हैं कि उसको किसी हद तक धचका पहुंचता है इन चीजों से? देखिए, मैं नहीं समझता कि हमारे प्रोजेक्ट इससे किसी किस्म से भी मुतासिर होते हैं। ओके। क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट जो है वो लोग समझते हैं उनकी प्राइस मार्केट बेस्ड प्राइस होते हैं और उसका डिलीवरी टाइम 2, 3, 5, 7 साल होता है। तो जो हमारा बायर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ बायर है और जो यहाँ का बायर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ बायर है। अच्छा। मैं सर यहाँ पर अयूब साहब को आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मशवरा दूंगा। देखिए, मैं चूंकि प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग टास्क फोर्स का मेंबर भी हूँ जी, वहाँ हमने नादरा से सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कहा है, सॉफ्टवेयर का। हाँ, वहाँ पर ये कि उस जगह वही प्लॉट दे सकता है या अप्लाई कर सकता है या उसी को प्लॉट अलॉट होगा जो वहाँ का डोमिसाइल होगा। यानी अगर कराची में ये प्लॉट बन रहा है तो कराची का डोमिसाइल शख्स ही ले सकता है, नवाबशाह का नहीं ले सकता, ठीक है, या वाइस वर्सा अगर नवाबशाह में हो रहा है तो कराची का आदमी नवाबशाह नहीं ले सकता, नवाबशाह का ही ले सकता। ये चीज। दूसरा, उसका फैमिली ट्री ट्रेड करेंगे, अगर उसकी बीवी या उसके डिपेंडेंट के नाम पे कोई प्लॉट या कोई भी मकान है तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको रिजेक्ट करेगा। तो ये अगर थोड़ा सा नहीं, इट्स अ गुड एडवाइस आई थिंक हसन, और ये करना चाहिए अगर इस तरह की स्कीम्स को मुतारिफ करवाए जाए। लेकिन हसन साहब, एक चीज और भी है, आप खुद रो रहे हैं कि आपके जो प्रोजेक्ट्स है उसमें पानी नहीं है और दीगर बिजली की कमी का आपको सामना है या दीगर और इस तरह की चीजें। आप समझते हैं कि इस तरह के जब हुकूमत की जानिब से प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनको ये तसल्ली होती है कि देर या करीब उनको बहरहाल ये चीजें मिल जाएंगी और आप लोग इसी तरह सफर करते रहेंगे इन चीजों के लिए? देखिए, कुछ तो हमें है ना कि तकलीफें इतनी पड़ी कि आशा मुश्किल इतनी पड़ी कि आशा भी हो गए हैं। और देखिए, मैं आपको एक चीज हकीकत बताऊं, इस वक्त कराची शहर में बिजली के कनेक्शन अवेलेबल है जी, गैस के कनेक्शन अवेलेबल है। हाँ, पानी का प्रॉब्लम है, पानी का शॉर्टेज है, पर वो भी आप ये समझते हैं पानी के शॉर्टेज से ज्यादा पानी का मिसमैनेजमेंट है। आप जहाँ भी रहते हैं शायद आपकी लाइन में पानी नहीं आता है,
पर आप फोन करें टैंकर 7,000 10,000 का आपके पास 3 घंटे में आ जाए। एब्सोल्युटली राइट। और एक नहीं, दो नहीं, आप 10 टैंकर मंगा के देखिए, 10 टैंकर आ जाएंगे। वो भी तो किसी सिस्टम से पानी निकाल के ला रहे हैं ना। तो देखिए सिस्टम का मिसमैनेजमेंट है, चोरी है। पानी का ऑफिशियल रेट थ्रू लाइन है 150 रुपए पर 1000 गैलन, और जबकि से दिखता है 3,000 रुपए पर 1000 गैलन। ठीक है, तो जब ये इतना बड़ा फर्क है तो 150 और 3,000 कितने। लेकिन हसन साहब इसके साथ फिर क्वेश्चन ये उभरता है ना कि जब इतनी चीजें आपको मालूम है कि ये सब चीजें मौजूद नहीं है, तो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की क्या जरूरत है? या उसके ऊपर बहुत ज्यादा लिए दिया हमने देखिए माजी करीब में हुई कि आपने कहा नहीं हमें GroundPlus 6 भी बनाने के ऊपर बहुत बात होती रही, और फिर इस तरह दीगर और प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए जा रहे हैं। इफ यू पीपल आर वेरी मच इन रियल सरफेस, आप जानते हैं कि चीजें खराब हैं, तो फिर उसके बाद नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग बनती नहीं है ना सर? बहुत अच्छा सवाल है, इसका मैं आपको जवाब दूं। 1996 में कराची की 16% आबादी कच्ची आबादियों में थी। ट्रू। 2014 में ये बढ़ के 58% हो गई है। एग्री। अगर हम नए प्रोजेक्ट रोक देंगे तो देखिए खाना पीना मकान एक जेन्युइन जरूरत है, तो लोग कच्ची आबादियों में जाते रहेंगे। ये तो मैं समझता हूँ जितना भी रेगुलेटेड काम हो रहा है ये बेहतर है बनस्बते हम। सर रेगुलेट क्राइम हो रहा है, आई एम सॉरी अबाउट माय वर्ड्स, ये रेगुलेट क्राइम मैं इसको समझती हूँ कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा एक घर खड़ा कर दिया जाता है, बेचारे लोग परेशान। हसन मुझे इजाजत दें। हसन साहब, हसन बख्शी साहब, फहीम साहब वांट्स टू रिस्पॉन्ड ऑन इट। मैं पहले बात कर लूं। श्योर, कम ऑन, प्लीज गो अहेड सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो शहर में कराची में बिल्डिंगें बन रही हैं, आप चले जाएं शारा कैसल पे, आप शेखे मिलर पे, आप क्लिफ्टन पे, आप गार्डन पे, फैक्ट्री एरिया में, सुरजानी टाउन में, नॉर्थ कराची में, और यहाँ तक लांडी पे, वहाँ पर बिजली भी मौजूद है, वहाँ पर गैस भी मौजूद है, और वहाँ पर पानी भी कदर मौजूद है। ठीक है। इस तरह में ये जो इतनी ब्रीफ पिक्चर पेश की जा रही है ना, मतलब ऐसे हालात नहीं है। अगर ऐसे हालात होते तो यहाँ मतलब लोग रह ही नहीं पाते। आज भी कराची के रियल एस्टेट की वैल्यू पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। एग्री, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा हसन साहब, ये फहीम साहब क्वेश्चन करना चाहते थे, फिर आगे मैं तो पहले तो हसन साहब से पूछना चाहता है, जो आपने कच्ची आबादी के फिगर्स दिए कि कराची में 16% आबादी जो थी कच्ची आबादी में रह रही थी 96 में, और अब जो 2014 में 52 या 58% जो है वो हो गई, ये फिगर्स कहाँ से आए आपके पास? ये वर्ल्ड बैंक से। यार आप वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हो, आप कच्ची आबादी अथॉरिटी से, सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी से, या कभी किसी जो लोकल अथॉरिटी है उससे पूछ लो, ये बिल्कुल गलत फिगर्स है। देखिए मैं तो भैया मैं तो जी हर चीज को मॉनिटर करती है, और चूंकि जी नहीं ना हसन बख्शी, ये देखिए ये वर्ल्ड बैंक है कि 16% थी, और ये बिल्कुल गलत फिगर्स है, ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूं, और आप जिस फोरम पे चाहो मैं ये बात साबित कर सकता हूं, ये गलत बात है। एक बात। नंबर 2, हसन, अब आपको मैंने पूरी इजाजत दी। हसन सर जस्ट अ सेकंड, फहीम साहब कंप्लीट कर ले, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। दूसरी चीज आपने कहा कि कराची में गैस के कनेक्शन भी अवेलेबल है, बिजली के कनेक्शन भी अवेलेबल है। सो आप ये कह रहे हो कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के पास इस वक्त सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है जो वो कनेक्शंस दे सकती है। इसी तरह से गैस जो है वो हमारे पास सरप्लस मौजूद है, वो हम दे सकते हैं। या आप ये कह रहे हो कि सरप्लस तो हो ना हो, जिसके पास पैसा है वो ले सकता है। दोनों बातों में जो है क्या मतलब, हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? क्या कराची में सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी और गैस है? जी हसन, मैं आपको जवाब दे दूं। श्योर, प्लीज। देखिए जहां तक आपने कहा कि गैस की जरूरत है, जब से LNG इंपोर्ट हो रही है, गैस अवेलेबल है, कनेक्शन अवेलेबल है, और इस तरह जो आप बिजली की आपने दूसरी बात की, बिजली का भी सिस्टम अपग्रेड रेगुलरली KEC करती जा रही है, अपनी प्रोडक्शन बढ़ा। सर आप अभी कैसी खैर आप कंप्लीट कर ले, ठीक है। अच्छा जी हसन बात कर ले। अच्छा तीसरी बात जो आपने कहा कि 58% लोग नहीं है, हाँ, नहीं रहते, तो जरा आप बता दें कितने % रहते हैं? नहीं, मैं कतई ये नहीं कह रहा कि 58% नहीं रह रहे, मैं तो कह रहा हूं जो आपने 1996 की 16% का वो फिगर्स गलत है। उस वक्त कराची की आबादी 1998 में कराची की जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो 9.3 मिलियन थी, यानी कि 93 लाख कोई 40-42 हजार। उसका 50% जो है वो तकरीबन कच्ची आबादी में उस वक्त रहा था। आज की आबादी ना मुझे पता है ना आपको पता है, जो 2017 का सेंसस है
उसकी आज की जो आबादी है जिसके हिसाब से कराची में सिर्फ 1,40,40,000 या 42 लाख लोग रहते हैं, उसको तो मैं कतई तस्लीम ही नहीं करता। वो बिल्कुल गलत वो है। तो अगर आप परसेंटेज वाइज अगर बात करोगे तो 1996 की मैं आपको अगर कहोगे तो लिस्ट और उनकी आबादियों की मैं पूरी की पूरी आपको वो दे दूंगा, आप किसी वक्त जो है मिल लीजिएगा। एक बात। नंबर 2, अच्छा सुन लीजिए जी हाँ, मैंने ना वर्ल्ड बैंक की स्टडी आप करते रहो यार, मैं केएमसी अथॉरिटी में कच्ची आबादी खुद साबिक एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं फहीम साहब, और काफी मालूमात है इस मामले पर। एलएनजी की जहां तक बात है कि एलएनजी आ रही है इसलिए होगा, ये एग्जैक्टली वही है जो आबाद ने 94-95 में कहा था, हमें बीच एवेन्यू के ऊपर, वो बीच के साथ सड़क वो ना बिल्डिंगें बनाने दो, हम यहां पर सीवेज का और पानी का अपने आप बंदोबस्त करेंगे। वो कभी नहीं हुआ। और ये इस तरह की अच्छी अच्छी, देखिए जुमलाबाजी तो मैं भी कर सकता हूं, जुमलाबाजी आप भी कर सकते हो, मगर जुमलाबाजी जो है सियासतदानों को छोड़ दें, कॉन्क्रीट टेंजिबल बात करें। मैंने और आपने इसी शहर में रहना है, लोग फिर हमें छोड़ेंगे नहीं अगर हम गलत बयानी। बिल्कुल ठीक है फहीम साहब, क्योंकि लास्ट 2 मिनट्स रह गए। हसन साहब, एनीथिंग वुड यू लाइक टू से इन लास्ट? जी श्योर, प्लीज गो अहेड। तो मैं ये कह सकता हूं कि वो पॉलिटिकली कनेक्टेड भी रहे और एक सीट पे भी रहे। That's not the question, Hasan. That's not the question, I think. मैं और कुछ कह रहा हूँ। Yeah, sure, please. मैं कह रहा हूँ, देखिए शहर बढ़ता हुआ है, आबादी इसमें, आबादी का प्रेशर नॉट ओनली कराची, पूरे पाकिस्तान में है। Agreed. यहाँ पर मकानों की, फ्लैटों की और हाउसिंग स्कीम की जरूरत है। तभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि हाई राइज बिल्डिंग आप बनाएं ताकि जो ये हमारे ऑर्चिड लैंड खत्म हो रहे हैं। हसन साहब, इससे इनकारी तो कोई नहीं है, हम तो तरीकेकार पर बहस करते हैं कि आप जब एक आदमी से पैसा लेते हैं, यही सवाल हम मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर लैंड बैठे उनसे भी यही क्वेश्चन कर रहे हैं। आप हजारों रुपया लोगों से लेते हैं तो उनको देते क्या है? बदले में टैंकर्स देते हैं, बदले में उनके घर जनरेटर्स लगते हैं जिससे वो बिजली हासिल करते हैं। मतलब जो बेसिक नीड्स है, पानी, बिजली जैसी चीजें, गैस नहीं मिलता वहां पर, सिलेंडर से लोग खाने बनाते हैं, जब आप वो प्रोवाइड नहीं कर सकते तो लाखों पैसा, लाखों रुपया जाता कहां है? फिर क्वेश्चन ये है हमारा। मैडम, मैं आपको 50 प्रोजेक्ट कल दिखाने के लिए तैयार। ओके हसन साहब, हम आपके साथ विजिट करेंगे आपके उन प्रोजेक्ट्स का जिस पर आप वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक हैं कि वो अच्छे चलेंगे। लास्टली सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इज दिस द सक्सेसफुल स्कीम जो आप अभी लॉन्च कर बैठे हैं, और इसके नताइज होंगे भी कोई नहीं? फहीम साहब हंस रहे इस बात पे भी। लास्ट मिनट, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। सर क्या उम्मीद आपके 2 प्रोजेक्ट है? आपने मुझे कोई एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं बताया कि देखो जाके वहां पर आपके क्या बेहतरीन हमने काम मेरे साथ। मैंने कहा मैं आपको दिखाता हूँ, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, क्या ऐसी क्या ना सड़क है। ये वो देखिए ना, बात ये है कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे साथ लर्ब चलिए आप। हमने वहाँ लोगों के लिए हाकर बाजार लगा के दिए, इंडस्ट्रियल यूनिट बना के दिए, बेहतरीन एजुकेशन सेंटर्स बना के दिए। ये सिर्फ सियासी स्टंट तो नहीं है कि ये वफाक की एक स्कीम आने वाली थी तो उससे पहले यहाँ पे लॉन्च कर दी गई। गरीब लोगों को आप देखें कि कैसे। सर हम भी गरीब हैं, हमें भी 2-3 प्लॉट्स निकलवा दें आप इसमें, मतलब कितने उम्दा आदमी चाहेगा। लेकिन इस हालात के बाद जो हमारे सामने खुली तस्वीर है, हम तो नहीं लेंगे। नेगेटिव है ना, पॉजिटिव भी चल के मेरे साथ विजिट। ठीक है, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस आदमी फहीम साहब, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग अबाउट द होल? खाने का मजा जो है ना वो पुडिंग में होता है। जो आप कह रहे हैं कि नेगेटिव है, और वो जो आपकी एमडीए की जो परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह से आपको सरकार ने जो ज़मीनें दी, उनके साथ आपने जो किया, और जो आपने जो बिल्डर्स माफिया के साथ मिलकर किया, उसकी तनाजुर में रहते हुए हमारे नेगेटिविटी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फहीम साहब तो भरोसा ना करें, लेकिन आपकी मर्जी है। मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेगेटिविटी हम यहाँ से प्रमोट करने नहीं बैठे थे, लेकिन हकीकत बताने जरूर बैठे थे कि हकायक ये हैं। फहीम ज़मान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। अयूब फजलानी साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। और हसन बख्शी, थैंक यू वेरी मच कि आपने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया और इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। ये सस्ती स्कीम्स क्या रंग दिखाएंगी ये तो आपको मुस्तकबिल करीब में पता चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी देखभाल के और हाथ पांव बचाकर इन स्कीम्स में हाथ डालिएगा। अल्लाह हाफिज।